ब्रेक के बाद मुनाफे की तैयारी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एसएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 15 से 20 अंकों पर कारोबार कर रहा है। लेकिन हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन पर भी अभी हमने हाउस व्यूज भी सुने, और उसमें मारुति भी एक था। और याद रखिए, शुक्रवार के हादसे के पीछे मारुति भी एक बहुत बड़ा कारण था। मारुति में क्या ताबड़तोड़ गिरावट आई और इसने अक्टूबर के लोज को भी वॉलेट कर दिया 6480 के। हालांकि क्लोजिंग आई करीब 6513 पे। वागले साहब, अल्ट्राटेक सीमेंट पे तो बात खूब हो गई, लेकिन अब यहाँ पर जिस प्रकार के हाउस व्यूज आए हैं, सब्सटेंशियल अगर आप देखें टारगेट्स को रिड्यूस किया गया है, टेक्निकली क्या अप्रोच रखेंगे आप इस पर? वीरू 6500 करंट भाव है, 65.10, 65.13, 200 रुपये से मुझे अपसाइड नहीं लगती। 200-250 रुपये ड्यूरिंग द वीक या ड्यूरिंग द डे वॉट एवर मैं बेच के चलूँगा। 7000 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में मेरे हिसाब से कम 1000 से 1500 रुपये की डाउन साइड दिखती है। मतलब मेरे हिसाब से इसमें कुछ ड्यूरेशन क्या होगी, कब तक इस वीरू देखियो, फॉल जो आते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं। हमने जो अल्ट्राटेक की बात की थी वो मेरे हिसाब से 1-2-3 हफ्ते का व्यू था, वो एक दिन में आ गया। तो वो लिहाज से मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि एक हफ्ते में भी ये 1-1500 रुपये गिर सकता है यहाँ से। क्लियर कट 15% मिनिमम मुझे डाउन साइड दिखती है। किसी को लेना है, अभी फंडामेंटल रीजन पे लेना है तो अभी ये लेवल नहीं है लेने का। या अगर बॉटम बनता है और फिर ऊपर जाता है तो ऊपर में ले जब ट्रेंड पॉजिटिव हो। मेरे लिए इसका ट्रेंड काफ़ी निगेटिव है। अच्छा, मारुति देखिए, ये तो गिरा और ये 52 वीक लो है मारुति का। M&M फ्राइडे को 52 वीक लो पे पहुंच गया। अशोक लेलैंड ने नया 52 वीक लो लगाया। तो ये 3 ऑटो कंपनियां आप देखिए, एक साल का आपको चार्ट दिखाएंगे, और ये तीनों ने 52 हफ्ते का नया निचला स्तर छुआ है। जय भारत मारुति ने 52 हफ्ते का नया निचला स्तर छुआ है। सुब्रोस ने 52 वीक लो शुक्रवार को लगाया। यानी ऑटो के अलावा ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भी दिक्कत है। यूकाल फ्यूल्स ने 52 वीक लो लगाया है। तो 52 वीक लो लगाने वाली बहुत सारी ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियां। और मैं वीकेंड पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ये कह रहे हैं कि BS6 नियमों को लागू करने में बड़ी दिक्कत होने वाली है ऑटो कंपनियों को। और वो तो कह रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प को भी बेच देना चाहिए और बाकी कंपनियों को भी बेच देना चाहिए। लेकिन कोई कॉन्ट्रा ट्रेड, दीवान साहब, आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या? और आप ये BS6 के ट्रांजिशन को किस तरह से देखते हैं, ये बताइए। देखिए, ट्रांजिशन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कॉस्ट का। जैसे कोई ट्रक लेने जाता है तो करीब 1.5 से 2 लाख की कीमत बढ़ जाती है। सो इनफैक्ट इस टाइप के जब भी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो उससे पहले वाली अच्छी होती है, मतलब सेल बढ़ जाती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई 2 लाख क्यों आगे दो। तो इट्स लाइक अ फ्रंट लोडेड डिस्काउंट की भाई। अशोक लेलैंड का पिछली बार भी जब ये ट्रांजिशन हुआ था तो बहुत अच्छी सेल दिखी थी। सही है आपकी बात। तो मुझे नहीं लगता उससे OEMs को इतना फर्क पड़ेगा। हाँ, एंसिलरीज अब गिरना शुरू हुए। हमेशा OEM के लिए कह रहे हैं बड़ी दिक्कत की बात है, सबके लिए है। देखिए, OEM पहले चलते हैं फिर एंसिलरी चलते हैं। OEM पहले गिरते हैं फिर एंसिलरी गिरते हैं। तो OEM तो वागले जी तो अभी मारुति को और गिरा रहे हैं, और अशोक लेलैंड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं 120 से 82 पे है। सो दीज आर वेरी क्लियर इंडिकेटर्स और सेक्युलर ट्रेंड्स हैं। ये ग्लोबल है, इसमें कोई हमारे यहाँ अलग होना या कुछ होनी है। बट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड की जो आपने बात की, आई एम ग्लैड आपने इसको छेड़ा कि हर एक सेक्टर में एक प्लेयर रहता है जो थोड़ा सा विपरीत है दिशा से। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें अब गिरनी शुरू हुई है। एक स्टॉक था जो काफी समय से गिरने का काम कर चुका है, वो है टाटा मोटर्स। सही है, वो बहुत आगे था लोगों से, उसने पहले गिरावट शुरू करी। हाँ, उसने गिरावट का माहौल पहले ही बनाया हुआ था। और अब जिस लेवल पे है और जिस हिसाब से ये हैरियर, हमको चाहे पसंद नहीं आए, पर जो हैरियर का मार्केट सेगमेंट है वो काफी बड़ा होते जा रहा है। और जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं इनके बाकी के बिजनेसेस में, आई डोंट थिंक टाटा मोटर्स में यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड रहेगी। डाउनसाइड हमेशा मार्केट को लेके थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी, बट फ्रॉम हियर ऑन इट कुड प्रोबब्ली गिव दैट लॉन्ग अवेटेड रिबाउंड। तो अगर कोई ऑटो एक्सपोजर वाइज आपको कुछ रखना है और बाकी चीजें निकाल के जो जहाँ पे आपको लग रहा है थोड़ा सा और गिरावट का माहौल अभी भी बरकरार है, सो आई थिंक टाटा मोटर्स इज द कॉन्ट्राबेट। तो टाटा मोटर या टाटा मोटर DVR सर, या नहीं, मैं टाटा मोटर्स के साथ जाता हूँ, थोड़ा सा स्टेबल रहता है। DVR में छेड़छाड़ी ज्यादा होती है और इट बिकम्स टू वॉलेटाइल। पर ये तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, तो बिजनेस जैसे जैसे इंप्रूव होगा इसमें आपको इंप्रूवमेंट भी देखना है। अच्छा बागले साहब,
क्योंकि मारुति की बात हुई, मारुति ने 52 वीक लो लगाया, एबिटा मार्जिन्स जो थे ना वो 9.8% क्या है, 14% का अनुमान था, यानी करीब करीब 4% का बड़ा मिस था। और इसीलिए देखिए इतनी बड़ी गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली है। जो बड़े डिस्काउंट्स दिए उससे इनको नुकसान हुआ है। ये बताइए बॉश के लिए कितना मुश्किल की बात है, क्योंकि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि यहाँ पर भी नीचे के लेवल्स बहुत देखने को मिलने वाले हैं। और देखिए शुक्रवार को 3% नीचे गया था। जिनके पास है क्या निकल जाना चाहिए? लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है हालांकि, क्या नीचे और अच्छे भाव पर मिल सकता है? हेमंत, अगर गलती करो तो मान ले और निकल जाए। और बॉश में देखिए, मारुति में वो फॉल ऑलरेडी कुछ हद तक आ चुका है, बॉश में फॉल आया नहीं है। ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं वो पैटर्न इन द मेकिंग है। 18,500 का भाव है, 520 का। आपने अल्ट्राटेक के लिए भी ऐसे ही कुछ बोला था, ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल, जो मुझे याद आ रहा था। सर आप एक शो करो आपसे, ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कुछ इस तरह का शो हो सकता है सर? पॉसिबल है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाले शेयर आप ये नया जो है वो ट्रेंड है। आप जो ज्ञान बांटने के मूड में हो, मतलब इतने चैरिटेबल नहीं, एक चीज मैं हेमंत आपसे सीखा हूं, और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, कि स्टॉक गिरने के बाद अगर आप उसको पकड़ो तो एज ए ट्रेडर आप लेट हो। एज एन इन्वेस्टर अभी भी बेच सकते हैं। मारुति में मुझे कंफर्ट है, एज एन इन्वेस्टर अगर मेरे पास डिलीवरी है, मुझे लगता है 15% मिलेगा, मैं बेच के लूंगा। बट एज ए ट्रेडर वो मुंह निकल गया। ठीक बात है। बॉश में ये 18,000 टूटने के बाद मेरे को 3,000 रुपए की डाउन साइड मुंह लगती है। मतलब आप देखिए, मैं 15 से 18% की डाउन मिनिमम बात कर रहा हूँ, और इसमें गिरावट आई नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हमारे बोलने से आज गैप डाउन खुले, लोगों को चांस मिले और लोग निकल जाए, मेरा। और ये जब तक 19,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसमें एंट्री ना करें। ठीक बात है, तो इस पर नज़र होनी चाहिए। दीवान साहब, हम बात कर रहे हैं LNT की। कुछ देर पहले LNT के नंबर्स आशीष बता रहे थे बढ़िया हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट हर्षिता बता रही थी कि बहुत ही अच्छी हैं। LNT को आज आप किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं? और डिविडेंड को लेकर जो लोग सोच रहे थे कि अनाउंसमेंट आएगा, उनको मायूसी लगी है हाथ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा है कि दरअसल ये प्रूडेंट नहीं होगा कि अभी अभी सेबी ने हमारा बायबैक कैंसिल किया और हम तुरंत आके डिविडेंड दे दें। बातचीत उनकी जारी है, कैसे देखते हैं आप इन्हें? मैनेजमेंट का ये मंतव्य जो है, ये मुझे अच्छा लगा, मतलब एक फेयरनेस इसमें दिखी। सही है। बट एज ए डिस्क्लोजर मेरी इसमें पोजीशन है, ट्रेडिंग पोजीशन है, इसलिए इट मीन स्लाइटली अनफेयर कि इसको वो थोड़ा बायस मेरे उसमें आ जाएगा। पर एक चीज इसके रिजल्ट से आई है बाहर जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी कंपनी है किर्लोस्कर ब्रदर्स, जो हमारी टिकर टीम दिखा भी रही थी, जब आशीष बता रहे थे तब, कि उसके रिजल्ट्स भी आए और उसमें भी किस टाइप का मुनाफा और ग्रोथ आई। जो कैपिटल गुड्स है, इसमें जो रिवाइवल जो दिख रहा है, इसमें खास करके जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग साइड है। कैपिटल गुड्स में 2 प्रकार के बिजनेसेस हैं, एक जो EPC और प्रोजेक्ट प्लेज वाले हैं, और एक जो है जो प्योर इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं। तो उसमें जैसे थर्मैक्स हो गया, अब ये देखिए सारी गिरावट में, हलचल में थर्मैक्स अड्डी गिरा 1100 के आसपास का जो लेवल पर आपका हाथ है सर। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो बिजनेस और उसके नंबर्स की बहुत आतुरता से मैं वेट कर रहा हूँ कि आप ये बात नंबर्स की कर रहे हैं ना, मैं हेमंत वाले प्रश्न पे दोबारा आऊंगा। ये जो डिविडेंड वाली कहानी थी, देखिए कुल मिला के इस सेबी के आदेश के बाद और सेबी के वक्तव्य के बाद इनका पूरा जो कैपिटल एलोकेशन वाला जो सिद्धांत था वो बिगड़ गया। ये मानते हैं ना? और देखिए सबसे बड़ी चीज थी कि हम इनके एसेट जो सेल प्रोग्राम था उसमें एक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे कि भाई क्या मिलेगा। जिस प्रकार का सेबी का स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा उसमें LNT के लिए आगे आने वाले 1-1.5 साल में? बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो। ये देखिए, जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेट इक्विटी रेशो का जो कैलकुलेशन वो हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा जो रूल 2:1 के हिसाब से, वो मार्च के बाद चेंज हो जाता है। देखिए इसमें ऐसा है कि और अगर इनका नेटवर्थ बढ़ रहा है, खास करके जो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली डेट इक्विटी रेशियो विल आल्सो गो थ्रू अ चेंज। सो ये जो चीजें हैं, दिस आर मोर ऑफ कि भाई ये इस पीरियड में, इस अवधि में ये नहीं मैच हो रहा है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर हो जाता है तो कर देंगे। सो आई डोंट थिंक उससे कोई चेंज होगा। और सरकार के पास सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एलिमेंट है बाईबैक में, तो कहीं ना कहीं सूटी का स्टेक है या जो भी लेके उसको अगर मिलना है वापस तो आएगा। तो आई डोंट थिंक इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए इस डिसअपॉइंटमेंट। वो डिसअपॉइंटमेंट हो गया प्राइस में, जो होना था वो आपने ऑलरेडी देखा। 1470 से आप 1270 पे आए हुए हो। सो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट तो फैक्टर्ड इन है। तो अब तो अपसाइड क्या है वो आपको समझनी है।
चलिए, तो अपसाइड क्या है उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। ल्यूपिन एक और ऐसा स्टॉक है पालविया साहब जहां पर खबर खराब आई है, पीतमपुरा यूनिट 2 जो इंदौर में है उसमें यूएस एफडीए ने जांच करी 14 जनवरी से 25 जनवरी के बीच और 6 ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। आज अगर ये गैप डाउन खुलता है तो कौन से लेवल्स आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, वो टूटते हैं तो कहाँ तक जा सकता है नीचे में? हेमंत जी देखें तो अगर इसका 850 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, अगर ये 850 तोड़ देता है तो फिर मुझे लगता है कि इसमें 835 से 825 तक के लोअर साइड के लेवल देखने को मिलेंगे। हायर साइड पे 880 इसका स्टीफ रेजिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये 880 क्रॉस नहीं करता तो शायद इसमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। 850 टूटेगा तो फिर ये 830 तक भी स्लाइड हो सकता है। तो 850 टूटता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट भी किया जा सकता है। और जिस तरीके का इसमें कंजेशन देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से हायर साइड पे इसको एक 880 के आसपास स्टीफ रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है पिछले 5-6 दिनों से, वहीं से स्टॉक में बिकवाली देखी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 850 तोड़ता है तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। 850 टूटे तो फिर नीचे में और लेवल्स नज़र आ सकते हैं, तो इस पर भी साफ तौर पर नज़र रहने वाली है। sptulsian.com के SP तुलसियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसियान जी, बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो शुक्रवार को 1 फरवरी को बजट। ये बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आप इस हफ्ते को? हेमंत, आपने बताया निश्चित रूप से सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और उसके साथ में आप क्वार्टरली Q3 नंबर्स भी जोड़िए, क्योंकि पूरे के पूरे अगर आप अगले 4 दिनों में देखें तो काफ़ी क्राउडेड है रिजल्ट सेगमेंट। तो अगर मैं कहूं कि इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, जो सिर्फ एक आने वाले इस बजट में भी अगर मैं कहूं तो पॉपुलिस्ट मेजर होगा, तो मुझे नहीं लगता है कोई मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का भी जहां तक टारगेट के आंकड़े के सवाल है को 3.3 से 3.5% का कंसेंसस बन रहा है, जिस हिसाब से जीएसटी कलेक्शन में एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है, जो करीबन 70 से 80 बेसिस पॉइंट्स का जीडीपी गिरा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आपने जीडीपी के कलेक्शन के आंकड़े पूछे, उसमें भी सिर्फ वही चीज़ का फ्लैटिश काइंड ऑफ थिंग होगा, 1 लाख करोड़ से नीचे, चाहे फिर 96,000 करोड़ हो, 97,000 करोड़ हो कि 98,000 करोड़ हो, क्योंकि निश्चित रूप से अगर दिसंबर का एक दिन एक्स्ट्रा मिला 31 दिसंबर का, तो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज होगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे, जीएसटी कलेक्शन, इकोनॉमिक सर्वे से फ्लैटिश काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, जीएसटी कलेक्शन से वही फ्लैटिश, अगेन थोड़ी सी निराशा कहिए या फिर फ्लैटिश थिंग्स, और इंटरिम बजट से पॉपुलिस्ट मेजर का ज़्यादा होगा, क्योंकि फार्म इनकम और रूरल, वैसे मैं उसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अगर रूरल इनकम बढ़ेगी और फार्मर को अगर सपोर्ट होगा, जो कि निहायत ज़रूरी है, तो एक तरह से इकोनॉमी को आगे चल के पुश मिलेगा, ग्रोथ के लिए एक संकेत दिखाई देंगे। और Q3 नंबर्स जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, जैसे मैंने बताया कि अगले 4 दिन में काफ़ी क्राउडेड है, पूरे अगले 5 दिन में पूरा हफ्ता रिजल्ट से, तो उन पे नज़र रखनी होगी। तो यस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो है ही काफ़ी, लेकिन इसमें ट्रेडिंग का जहाँ तक सवाल है वो एक्सपायरी तक वेट करिए, और उसके बाद में 1 तारीख को जब फॉर्चुनेटली नई सीरीज 1 तारीख से शुरू हो रही है, उस वक्त कॉल का एक बजट, इंटरिम बजट देखते हुए उसके बाद में पोजीशन या फरवरी सीरीज पे अपना व्यू बनाइए। तुलसियान साहब, आईसीआईसीआई बैंक को आप कैसे अप्रोच करेंगे? लास्ट वीक जो खबर आई थी FIR वाली, उसके बाद अब एक तरीके से समर्थन मिला है इनको, अरुण जेटली का, वित्त मंत्री जी का जो स्टेटमेंट था, और उन्होंने जिस प्रकार से नाराज़गी इस पूरे के पूरे मामले में अपनी दर्ज कराई है, एग्जैक्टली अब इस बदले माहौल में आप आईसीआईसीआई बैंक को कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था जब ये न्यूज़ आई थी, शायद अपने चैनल पे नहीं कहा होगा, लेकिन अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक पे भी इसका कोई बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी ये इवेंट था ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। ये एक आईसीआईसीआई के स्टॉक पे पिछले 4 से 6 महीने से लूम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा है, उसका भी अगर आप देखें, जो इंक्लूजन ऑफ नेम है, फिर चाहे कामत, आईसीआईसीआई बैंक के केवी कामत, या फिर करंट जो संदीप बख्शी उनका, या फिर और भी अगर आप देखें, तो एक तरह से वो शायद लीगल कंप्लायंस के लिए कि हर एक को पार्टी बनाना पड़ता है, और उसमें कोई ये शायद जो जांच जो है वो चंदा कोचर, वीडियोकॉन और उनके पति तक ही सीमित रहेगी, जिसमें कि एक अपने आप में, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो एक तरह से राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है, जिस हिसाब से सीबीआई के ऑफिशियल्स को ट्रांसफर्स वगैरह किए गए हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर पे अब कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर अब अपने आप में ये सारी चिंताओं से और ये सारे नेगेटिव से दूर है, ऑलरेडी उसका फैक्टर इन हो चुका है। कुछ टेक्निकल फैक्टर से शेयर जरूर करेक्ट होता है, जिस हिसाब से हमने शेयर में बढ़त देखी पिछले 1 महीने में। तो जब ये न्यूज़ आई थी FIR फाइलिंग की पिछले 2 दिन या गुरुवार और शुक्रवार को शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन अगर और 2-3% की गिरावट आती है तो वो शायद एक बॉटमिंग आउट मानना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक का, जो कि एक बाई भी क्वालिफाई उस लेवल पे उस स्टॉक में करेगा। ठीक बात है। और देखिए, इस ये जो खबर आई, जो अब क्लैरिफिकेशन आया, ये ओवर द वीकेंड आया है, और 500 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दरअसल
शुक्रवार को ICICI बैंक में देखने को मिली थी। तो ध्यान रखिए, केवी कामत और संदीप बख्शी जी का नाम जो FIR में शामिल किया गया था, उससे दरअसल बाजार थोड़ा सा निराश हो गया था, इसलिए स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला था और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दरअसल EOW रांची में ट्रांसफ़र कर दिया गया और बयान आया US से जेटली साहब का कि हर एक को दायरे में लेना ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचरिज्म नहीं करना चाहिए। मागले साहब, क्या रिकवर हो सकता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत लोगों का बाय रेटिंग था इस स्टॉक पर। जनवरी में जब हमने शुरुआत करी थी तो सब कह रहे थे कि इस साल का सबसे बेहतरीन शेयर दरअसल ICICI बैंक हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? एक रैली आई, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन, क्या लेने की अपॉर्चुनिटी है या अभी रुकेंगे? हेमंत, मुझे एक ट्रेडिंग डाउनसाइड दिखती है जो कि 330-340, मतलब एक 3-4-5%। मुझे नहीं लगता कि ये 360 से ये स्टॉक 250 जाएगा, तभी कहेंगे कि पोजिशनल व्यू या ये लॉन्ग टर्म व्यू बेरिश है। मेरे हिसाब से 340-345 ये लेवल पे मैं लेने की सोचूंगा। पैटर्न खराब नहीं हुआ है, करेक्टिव मूव है। ट्रेडिंग डाउनसाइड के लिए अगर आपको प्ले करना है एक 15-20 रुपए डाउनसाइड, वो ट्रेड आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखती है, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। ओके, इस स्टॉक पर खुलने के बाद एक बार दोबारा से व्यू लेंगे। लेकिन तुलसियान साहब, पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है, चाहे वो DLF हो, आपने देखा DLF ने किस तरह से 52 वीक लो लगाया, CBI ने वहाँ पर जांच करनी शुरू करी। माइंडट्री के ऊपर जो आयकर विभाग ने शिकंजा कसा कि भाई उनके कुछ शेयरों को उन्होंने अपने पास रख लिया। और कोबरा पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है शेयर बाजार में कि कल 33,000 करोड़ रुपए का घोटाले का उजागर हो सकता है 3 बजे, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिल्ली में प्रेस क्लब में। ये बताइए भाई, ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स की एक सूची क्यों ना तैयार की जाए, और आपसे बढ़िया कौन वो तैयार कर सकता है? कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए और इन शेयरों पर आपकी राय क्या है, ये भी बताइए। देखिए हेमंत, जहां तक जिस हिसाब से हमने जी का एपिसोड देखा है, तो ये मैं कहूंगा कि अब आपको एक नया डिवाइस, एक नई सोच को लाना पड़ेगा कि ये किस क्षेत्र में आपको ये सब ऐसे अनसर्टेनिटीज, स्कैम कहिए या फिर लॉसेस कहिए, वो उभर करके आ सकते हैं। अगर जी का आप उदाहरण देखें तो वो D2H में है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में है या फिर पैकेजिंग में है, और वो सडनली उनकी अनलिस्टेड कंपनी इंफ्रा स्टॉक्स में जहाँ पे उनका एक्सपोजर है, लोन है, लॉसेज है 4 से 5 हज़ार करोड़ का, और लोन है करीबन जितना भी कहिए 12,000-15,000 करोड़ का, अगर वो तीनों कंपनी पे उसकी शेडो आ सकती है तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि कोबरा पोस्ट में अगर मैं पहले एप्रीहेंड करूं कि जो जिसका की फियर चल रहा है, उस पर कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से कि पूरा माहौल जो लेंडिंग बिजनेस था, मैं पहले इन कॉर्पोरेट्स पे लेने के बजाय मैं इवन म्यूचुअल फंड्स पे भी एक उंगली उठाना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंडों ने भी लेंडिंग को ऐसे कर दिया था जैसे PSU बैंकों की स्टाइल पे कि होलसेल बैंकिंग, होलसेल लेंडिंग करिए। आज अगर HDFC 1,000 करोड़ देती है या आदित्य बिरला सन लाइफ 3,000 करोड़ देती है जी ग्रुप को, तो कहीं ना कहीं उन्हें विजिलेंट रहना चाहिए इन फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स को, जो अपनी चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड चला रहे हो, चाहे NBFC चला रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक चला रहे हो, पब्लिक सेक्टर बैंक चला रहे हो, वहां पे विजिलेंस की जरूरत है। अगर कोई भी नया जो कांड या कौभंड अगर उभर करके आता है 33,000 करोड़ का हो, फिर जितना भी हो, तो निश्चित रूप से बाजार को एक शेक करेगा और जिस कंपनी पर उसका रिफ्लेक्शन आएगा उसे उसकी खामियाजी भुगतनी पड़ेगी। अब रहा सवाल रेगुलेटरी मूव्स का, तो अहेड ऑफ इलेक्शंस, जैसे अगर एक तरफ जैसे कांग्रेस ने पहले रूलिंग गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि आप सिर्फ बात करते हो एक्स सीएम के हुड्डा जी के अगेंस्ट में लैंड का, तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी भी उस चीज का कहेगी ये लीजिए मैंने आपके अगेंस्ट में एक्शन कर दिया। और अहेड ऑफ इलेक्शंस हर पार्टी अपना पूरा जोर लगाएगी कि क्या उनके लिए विनिंग फैक्टर्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगले 2 से 3 महीने के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगी और आप सिर्फ एक एपिसोड तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसे हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में चाहे रेगुलेटरी एक्शंस कहिए या फिर एक्सपोजर ऑफ दी ग्रुप्स कहिए, वो आते रहेंगे जो बाजार में एक सावधानी बरतनी होगी। लेकिन उसके लिए आप कोई भी एप्रीहेंड नहीं कर सकते कि किस ग्रुप पे या किस कंपनी पे ये चीजें आकर के सडनली आपको एक शॉक देगी। कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर जिन पे हो चुका है उस पर बात कर लेते हैं। माइंडट्री, कैफे कॉफ़ी डे, सिकाल लॉजिस्टिक्स, ये जो VG सिद्धार्था साहब के स्टेक वाली कंपनियां हैं, इसमें आज मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है? ये फॉर्मर सन इन लॉ हैं कर्नाटक के CM SM कृष्णन साहब के, और अब जो खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि इनके शेयर्स अटैच कुछ कर दिए गए हैं आयकर विभाग ने, और खबरें आ रही थी कि माइंडट्री में वो हिस्सेदारी बेचना चाहते थे। क्या बार्गेनिंग पावर कम होगी अब VG सिद्धार्था साहब की, या कोई इम्पैक्ट नहीं होगा?
देखिए मेरे हिसाब से अगर इनकम टैक्स कोई भी चीज अटैच करता है तो इनकम टैक्स का एक लिमिटेड रोल रहता है कि हमारा टैक्स ड्यूज का क्या। अगर आप देखें सेम जो मैंने बताया कि अगर एक कंपनी में कोई भी इनकी प्रॉब्लम आती तो उसका जो अच्छे कंपनी के एसेट्स है उस पर रिफ्लेक्शन होता है। आज माइंडट्री में कैफे कॉफी डे करीबन मेरे हिसाब से 15-16% का स्टेक होल्ड करती है। कैफे कॉफी डे और सिकार लॉजिस्टिक दोनों वैसे भी वीक कंपनियां हैं, उनका वीक बिजनेस मॉडल है, लेकिन माइंडट्री जो है बहुत ही स्टेबल और बहुत ही साउंड है। अगर आपको याद हो जो केन पीएलसी का एक्विजिशन हुआ था वेदांता का, जो फिर केन इंडिया का जो मर्जर हुआ था, उस वक्त यही कयास लगाया जा रहा था कि केन पीएलसी का जो अटैचमेंट है 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ड्यू की वजह से वो उसमें अड़चन डालेगा मर्जर में, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वेदांता ग्रुप ने कहा कि आप उसके शेयर अटैच कर दीजिए, जब भी आप उस शेयर को बेचेंगे उसके पैसे आपके पास आएंगे। तो जो पोटेंशियल अक्वायरर फिर चाहे एल&टी हो, अगर उनको माइंडट्री जमता है तो अगर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के ड्यूज नहीं हुए बहुत ज्यादा तो वो भी मैनेजमेंट खुद वीजी सिद्धार्थ खुद इस चीज के साथ में शटल कर सकता है आईटी डिपार्टमेंट के साथ में कि जितना भी मैं शेयर बेचूंगा इतना ड्यूज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दूंगा, बाकी का मैं आपको मैं खुद लेके जाऊंगा। अगर उस पर वो एग्री नहीं करता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अटैचमेंट को लिफ्ट नहीं करेगी। तो मैं इस चीज में जब तक पूरे केस पे अमाउंट नहीं पता चले या पूरा केस का उस पे तह पे नहीं जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी अड़चन होनी चाहिए माइंडट्री के स्टेक सेल में कोई भी पोटेंशियल अक्वायर द्वारा या फिर वीजी सिद्धार्थ द्वारा, जो कि कैफे कॉफी डे के थ्रू 15-16% होल्ड कर रहे हैं और 5-6% अपने पर्सनल कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप तुलसियान साहब ये सारे मामलों पर बात करने के लिए, अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन जिन ग्रुप्स में पिछले कुछ दिनों में खबरें आई हैं, खासतौर पर डीएलएफ, इस पर भी बात करते हैं। चार्ट्स पर ये पालविया साहब कैसा नज़र आ रहा है? 52 वीक लो इसने शुक्रवार को भी लगाया, 141 रुपये का हमने देखा इंट्राडे में भाव आया। इस स्टॉक पर आपका व्यू क्या है, कहाँ तक ये करेक्ट होगा और क्या करना चाहिए? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके का हमने फॉल लास्ट सेशन में देखा और स्टॉक ऑलमोस्ट इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था वहाँ पे इसने टेस्ट करके थोड़ा सा हायर साइड पे क्लोजिंग दिया है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके का फॉल था उससे स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है और मुझे लगता है कि कोई भी पुल बैक एक्शन भी अगर इसमें बनती भी है तो 165 इसका स्टीफ रेजिस्टेंस रहेगा और मुझे लगता है कि इसमें बिकवाली करके ही चलना चाहिए। लोअर साइड में मुझे लगता है वापस ये 145, 144, 145 का जो लेवल है वहाँ पे वापस टेस्ट होना चाहिए और वो लेवल टूट जाते हैं तो ये स्टॉक में एक और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जो कि इसको 120 तक ले जा सकता है। सो 145 एज ऑफ नाउ टारगेट रहेगा लोअर साइड का, वो टूट जाता है तो मुझे लगता है 120 तक भी इसमें हमें लोअर साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। राइट, तो यहाँ से और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी खरीदारी करने की यहाँ पर जल्दी आपको नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन कुछ अच्छी खबरों की भी बात कर लेते हैं। आप टीवी चैनल्स के लिए बढ़िया खबर आई है कि 11% जो है विज्ञापन की दरें बढ़ गई हैं। सर, कोई स्टॉक जिस पर इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली आज इस खबर के चलते? जहाँ बैठे हम वहाँ से शुरुआत करें। नहीं, आई थिंक ये काफ़ी समय से ये रैशनलाइजेशन जो प्रिंट में आया था तब से ये था कि ओवरऑल सभी चीज़ को मतलब बेनिफिट सभी मीडियम्स को वो होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, तो वो है। पर इसको ट्रांसलेट होते हुए थोड़ा सा समय लगेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे ये नहीं है कि 11% आपको आज स्टॉक में इम्प्रूवमेंट दिख जाना चाहिए। बट हाँ, ये है कि विजिबिलिटी जो है, बट जो उसके साथ साथ जो टीवी चैनलों का माहौल बना है जो खराब हुआ है रादर, हाँ, उससे भी थोड़ा सा सावचेत रहे, खासकर साउथ की चैनल जो सन टीवी और ये सब। तो वहाँ टीवी ने भी 52 वीक लो लगाया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो जेन्युइनली उनका मार्केट शेयर, और आप कब से कह रहे थे बेच दीजिए, बेच दीजिए। वीकनेस उनके रेवेन्यू ग्रोथ में ही इतनी दिख रही थी कि जो और उन्होंने जहाँ पे एक्सपेंशन किया वहाँ पे पैसा वापस आ नहीं रहा था या कमाई इतनी शुरू नहीं हुई थी, खास करके जो तेलुगु लैंग्वेज वाले जो एरियाज हैं। तो तमिलनाडु के कोर मार्केट में इरोजन रहा और नए एरियाज में बढ़त हासिल हुई नहीं। तो कई बार बट एट सम स्टेज ऑल दी स्टॉक्स विल बिकम अट्रैक्टिव क्योंकि वैल्यूएशन के तौर पे बिजनेसेस हैं, कोई एक्वायरर अगर लेना चाहे उस हिसाब से। बट आई थिंक टीवी चैनल्स का जो कारोबार है वो थोड़ा सा अब आपको विजिबिलिटी के साथ दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, शुक्रवार को सब लोग मंदी में आ गए थे सारे स्टॉक्स में। देखिए टीवी टुडे, डिश टीवी, सन टीवी, जी के सारे स्टॉक्स सब में 52 हफ्तों के निचले स्तर लगे और उसके बाद ये खबर क्योंकि ओवर द वीकेंड आई तो एक बाउंस देखने को मिल सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी देते हैं, जो शेयर की बात कर रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 जिस पर अभी अभी बात हुई दीवान साहब की, वो दरअसल यही चैनल CNBC आवाज़ है, उस चैनल का स्वामित्व इन दोनों स्टॉक्स के पास है। नजर रखनी चाहिए मेटल कंपनियों पर भी। और बागले साहब पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं कि टाटा स्टील बेच दीजिए। ना सिर्फ टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, सनफ्लैग आयरन, टाटा स्पॉन्ज, सारे ज़्यादातर स्टॉक्स में आप देखिए 52 वीक लोज लग रहे हैं। बागले साहब, आपका अल्टीमेट टारगेट बता दीजिए क्या है टाटा स्टील पर, JSW स्टील पर, कहाँ तक पहुँचेंगे ये स्टॉक्स? क्योंकि हर रोज़ देखिए खुलते हैं और फिसल जाते हैं।
और 52 हफ्तों के नए निचले स्तर हफ्ते में 1-2 बार तो लगा ही देते हैं। हेमंत, जब 490 था मैंने कहा था ये 500 के ऊपर 510 के ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर में बाउंस पे बेचना चाहिए, वो बाउंस तो आया नहीं। JSW स्टील की बात करें तो मैं 230 225 की बात करूंगा। टाटा स्टील में ऑलरेडी 380 की बात कर चुका हूं, जिसको मैं मेंटेन करता हूं। और एक मेरी बात वापस दोहराता हूं, ये लोअर लेवल्स अट्रैक्टिव लगेंगे बॉटम फिशिंग करने के लिए, मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करिए अगर आप देखिए बॉटम फिशिंग। इस बीच अगर आप देखें कुछ नंबर्स भी आने हैं जिसमें एक्सिस बैंक भी है, और याद रखिए यहाँ पर बॉटम लाइन एक अच्छे एक इजाफे की उम्मीद है, कल है नंबर, और मैं इसलिए आज का जिक्र कर रहा था क्योंकि शुक्रवार का पैटर्न बहुत बढ़िया था, डे हाई पे क्लोज हुआ, और चार्टिकली सबसे अच्छी परिस्थिति मगर इस वक्त कोई हिम्मत बैंक है तो वो है एक्सिस बैंक। राजेश, इस पर आपका मैं एक टेक चाहूंगा, मैं बहुत देर से इस स्टॉक को चार्ट से मॉनिटर कर रहा था, आपकी राय क्या है? माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, एस्कॉर्ट्स दे दीजिए, एक दूसरा स्टॉक लेना है। बागले साहब से पूछ लेते हैं ना, एक्सिस बैंक और दीवान साहब का फेवरेट स्टॉक रहा है। दीवान साहब, एक्सिस बैंक आपने भी बहनों को, मेरा तो रक्षाबंधन गिफ्ट था मेरी बहनों को, देश की सारी। हाँ, तो वहाँ से तो आपने अगली रक्षाबंधन का माहौल तो बना दिया, बिल्कुल, जो 150 रुपए पड़ गया मुझे उस लेवल से आपकी वाली। यस सर। बट इसमें देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डाउनसाइड कहाँ है? तो डाउनसाइड नंबर्स में कहीं है नहीं, किचन सिंकिंग हो चुकी है, सारी साफ सफाई करके आपने एकदम उसको रेडी बनाया हुआ है, और नए मैनेजमेंट का जो मतलब जो शुरुआत अब नए कारोबार की है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। तो आई थिंक जिस हिसाब से कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स का री रेटिंग जारी है, आई डोंट थिंक, और ICICI थोड़ा सा जो वापस ये खबरों की वजह से नरम रहा, उसका फायदा आपको एक्सेस में पैसा शिफ्ट होते हुए दिखेगा। तो आई थिंक रिजल्ट अगर थोड़े से ठीक ठाक आए तो इसमें बाइंग आपको जबरदस्त देखने मिलेगी। तो इनका, और हम लोग का बात जो पहले भी हुई है वागले साहब, 850 830 का टारगेट की हुई थी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो अब वो उसकी तरफ 550 पे हुई, हाँ वही 550 के करीब, तो वहां से आपने देख लिया ऑलरेडी ये 120 रुपए तो बढ़ा है, बट अभी भी अच्छी खासी गुंजाइश है। वागले साहब, आपके टारगेट्स क्या होंगे हायर साइड पे? मेरे हेमंत के बहनों का सवाल है। एक बात आपने सही कही, ये इसका पैटर्न सबसे स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अभी के अभी आज के आज ले ले, थोड़ा बहुत मार्केट माहौल में करेक्टिव मूव देख सकते हैं, 20-30-25 रुपया, 20-25 रुपया, तो वो लेवल्स पे बाय करना चाहिए। मेरा 850 का तो लॉन्ग टर्म टारगेट बिल्कुल वैलिड है, इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है ये 630 के नीचे नहीं जाएगा, उसके पहले 710-720 तक जा सकता है, और ये कुछ हफ्तों की राय है, कुछ हफ्तों की राय है, 720 तक का लक्ष्य यहाँ पर है। चलिए, लेकिन अब मुनाफे की तैयारी को समेटने का वक्त आ गया है, और जब हम मुनाफे की तैयारी को समेटते हैं तो समेटते समेटते ये भी ध्यान देते हैं कि अब हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। मुनाफे की तैयारी का क्रक्स क्या है, आशीष से पैमाइश करते हैं इसकी। आशीष, आपने बाहर बैठ के देखा मुनाफे की तैयारी, सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या था, समझाइए। कई सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्राइडे के जो एक्सीडेंट्स हुए थे, जो आपने चर्चा करी, जिसमें जी एंटरटेनमेंट हुआ, उसके अलावा मारुति, अल्ट्राटेक, DLF, इन सब में देखना होगा आज ओपनिंग के बाद किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। लार्सन एंड टुब्रो, फ्राइडे को बाजार बंद होते ही इस कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स आए, लार्जली सारे काउंट्स पे एक बीट है। हाई में 24%, मुनाफे में 37% का उछाल, और ऑर्डर बुक एडिशन जो Q3 में हुआ उम्मीद से बेहतर 42,000 करोड़ रुपए के। M&M फाइनेंस, कई सारे पॉजिटिव्स हैं, उन पॉजिटिव्स को हाईलाइट करता हूं क्योंकि नंबर्स इसलिए अच्छे लग रहे हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ग्रॉस एनपीए तिमाही दर तिमाही 130 बेसिस पॉइंट का सुधार दिखा रहे हैं, और AUMs में 30% का उछाल, जो 11 क्वार्टर्स के हाईएस्ट लेवल पर। ल्यूपिन, इनकी जो इंदौर के पास पीतमपुर यूनिट 2 है, जिसका US FDA इंस्पेक्शन करा था, उसकी डिटेल सामने आ चुकी हैं, 6 ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। अजंता फार्मा, इस कंपनी की परसों बुधवार को रिजल्ट्स पर बोर्ड बैठक है, और अब रिजल्ट पे बोर्ड बैठक के साथ साथ इस कंपनी का बोर्ड बायबैक पे भी विचार करेगा। माइंडट्री, और माइंडट्री के साथ कॉफी डे एंटरप्राइजेस को रडार पे रखें, क्योंकि IT डिपार्टमेंट ने VG सिद्धार्थ और CCD जो माइंडट्री के प्रमोटर्स हैं, उनका एक अंश जो है पोर्शन ऑफ शेयर्स जो अटैच कर लिए हैं। अब इशू ये हो गया कि माइंडट्री में जो स्टेक सेल होनी थी, प्रमोटर हिस्सेदारी बेचने वाले थे, वो खटाई में जाता हुआ नजर आएगा अगर ये इशू ड्रैग होता है यहां से तो। क्योंकि कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कंपनीज रडार पे रखें। पहले तो आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो कंपनी जिनके Q3 प्रदर्शन जो है वो वीक रहा है। ग्रुप फाइनेंस, गति और नीलकमल, जो परफॉर्मेंस अच्छे रहे उसमें एस्टेक लाइफ साइंसेज का अच्छा रहा है, और साथ साथ सारेगामा इंडिया, एक छोटे बेस पे लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। और साथ साथ ICICI बैंक को रडार पे रखें। यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो
काफी क्रिटिकल रहे सीबीआई को लेकर, और उन्होंने जिस तरह से चंदा कोचर और वीडियोकॉन का केस संभाला है उसको लेकर, ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के तौर पे आपको शायद आज रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होगी आपकी, और मुनाफे की तैयारी तो हो गई है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज भी आपको ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं, और हमारे एक्सपर्ट ये सब बताएंगे। पहला सौदा की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल आपकी नज़र कौन से स्टॉक्स पर होनी चाहिए।